तो कहीं ना कहीं समाज में ये आदत डलती है कि सवाल पूछना सही चीज है। और साइंस क्योंकि नॉलेज सिस्टम है, इसलिए वो कहीं ना कहीं पावर बैलेंस को भी इट चैलेंजेस। अब किसी का धंधा चल रहा है मस्तिष्क की रेखा देख करके भविष्य बताने का, तो जाहिर है कि साइंस आड़े आ जाती है बीच में। तो ये जो पावर स्ट्रक्चर है उसको जो चैलेंज करते हैं, उसकी वजह से अक्सर कहा जाता है हमारे यहाँ बहुत सब कुछ ठीक है, वो तो यूरोप में चर्च बहुत गंदा था इसलिए उन्होंने ब्रूनो को जला दिया और गलीलियो को नज़रबंद कर दिया, उसके घर में माफ़ी मांगने पे मजबूर कर दिया। तो फिर ये नरेंद्र दाभोलकर और गोविंद पंसारे और कलबुर्गी, और फिर हमें क्यों नहीं मालूम आज तक कि आर्यभट्ट कहाँ और कब पैदा हुआ। ये वो देश है जहाँ जन्म पत्री हमें सबकी मालूम है, आर्यभट्ट की नहीं मालूम। फिर उसका मजाक क्यों उड़ाया गया जब उसने कहा था कि धरती शायद घूमती है। हर समाज के अंदर, चाहे वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट हो, अरब वर्ल्ड हो, चाइनीज हो या यूरोपियन, हर समाज के अंदर साइंस ने उस स्ट्रक्चर को जब भी चैलेंज किया है तो साइंटिस्ट को झेलना पड़ा है। पर टेक्नोलॉजी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम आवाम के लिए है, उनके लिए डंडा चलाने की जरूरत पड़े तो आप कहते लाउड स्पीकर हटा दो, पर खुद लाउड स्पीकर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस्तेमाल कर लो। सवाल ये है कि हम अपनी नस्लों को, अगली नस्लों को क्या देना चाहते हैं। हम साइंटिफिक टेम्पर देना चाहते हैं उनको, अपनी परंपराओं में, अपने शास्त्रों में जो मटीरियलिस्टिक या जिज्ञासा बढ़ाने वाले स्रोत हैं, स्ट्रीम्स हैं, हम उनको अपनी परंपरा मानेंगे या हम हिंसा को, एंटी साइंस को अपनी परंपरा मानेंगे। क्योंकि जहां हमारे शास्त्र, और मैं शास्त्रों की बात जब कर रहा हूं तो हिंदी का मतलब ये नहीं है, हिंदी वर्ड यूज करने का मतलब ये नहीं कि मैं हिंदुइज्म की या अपनी यहाँ की बात कर रहा हूँ। शास्त्र का मतलब मेरे लिए सारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स हैं, उनमें दोनों ट्रेंड्स मौजूद हैं। एक तरफ हिंसा है, एंटी साइंस है सब कुछ, दूसरी तरफ साइंटिफिक विचारधारा है, उसके बिना पनप भी नहीं सकते थे। तो आज सवाल ये पूछना पड़ेगा कि अगली नस्लों को हम कौन सी परंपरा देना चाहते हैं। अगर अपने शास्त्रों से भी हमको मोहब्बत है, अगर हमको अपनी हिस्ट्री से भी मोहब्बत है, तो कौन सी परंपरा। वेद बड़ी खूबसूरती के साथ सवाल उठा रहा है कि एक वक्त ऐसा था जब ना जीवन था ना जीवन का अभाव, ना अंधेरा था ना अंधेरे का अभाव, न मृत्यु थी ना मृत्यु का अभाव, क्या पता किसे खबर ये सब कुछ कैसे रचा गया। शायद देवों को पता हो, पर देवों को भी कैसे पता होगा, वो तो बाद में पैदा हुए। और फिर यही आगे बढ़ता है तो कहता है, और ये मैं ऋग्वेद की बात कर रहा हूं, कहता है कि शायद उसे पता हो, उस रचयिता को पता हो जिसने ये सब कुछ रचा है, शायद उसे भी पता ना। तो परंपरा के अंदर क्वेश्चनिंग है। गीता पूरी सवालों और जवाबों में आधारित है। कुरान के अंदर सवाल और जवाब मौजूद है, बाइबल के अंदर, तौरा के अंदर सवाल और जवाब मौजूद है। हम कौन सी परंपरा देना चाहते हैं, सवाल उठाने की या सवाल खत्म करने? दो है, मानना या जानना। से एक और सवाल है कि साइंस का बहुत इस्तेमाल होता है फंडामेंटलिज्म को जस्टिफाई करने में, अगर आप वो थोड़ा समझा पाए। बात यह है कि एक पीरियड था जिस पीरियड में साइंस को या कोई भी कोई दावा करे तो उसे धार्मिक नेताओं के पास जाना पड़ता था हाथ जोड़ करके कि मैं क्या ये बात कह सकता हूं या नहीं। कॉपरनिकन रेवोल्यूशन, यानी कॉपरनिकस ने जब ये कहा कि जमीन अपनी धुरी पर घूमती है, तो इस पर हंगामा हुआ काफी।
पर कोपरनिकन रेवोल्यूशन के बाद का जो पीरियड है उसमें साइंस आजाद हो गई धर्म से, यूरोप में, और उसका असर सारी दुनिया में पड़ना शुरू हुआ। वो बड़ी लंबी बहस है और बहुत खूबसूरत बहस है, उसमें उसको ज़रूर उस पर ध्यान देना चाहिए, पर आज वक्त की कमी की वजह से मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ कि किस तरह से न्यूटन को भी कहा गया कि आप बेकार की बात कर रहे हैं, ये एंटी रिलीजन है। पर आज़ाद हो गई, यानी अब आपको मारा नहीं जा सकता, यानी आप को फ्रीडम है कि आप अपना दावा पेश कर सकें, लिख सकें, छाप सकें, लोगों तक पहुंचा सकें। ये बदलाव एक बहुत बड़ा बदलाव हो गया। इसको कुछ लोग एस्टैब्लिशिंग ऑफ हेजेमनी ऑफ साइंस कहते हैं,